हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो रेसिड्यूरी से मतलब है कि जो भी दूसरे सोर्सेस है, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन, ये चार हेड हम लोग ने पढ़े हुए हैं। तो ये चार हेड के अलावा अगर कोई भी इनकम आपको हो रही है तो वो सारी इनकम आपकी किस हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी हेड। Income not chargeable under any other head, uh, and which is not excluded from the total income under the act is chargeable to tax under this head. All incomes other than income from salary, income from house property, business profession or capital gain are covered under income from other sources. ठीक है, जहां पर मैंने बताया कि कौन कौन सी इनकम्स हो सकती है, जैसे कि कुछ प्रोविजंस होते हैं अलग अलग इनकम्स के, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, डिविडेंड मिल रहा है तो गिफ्ट मिल रहा है तो कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड है, कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल है, डिविडेंड के केस में कब टैक्सेबल होगा, तो वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। तो पहले एक एक इनकम देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकम यहाँ पर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड है वहां पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है तो हम लोग सब पूरा सारी सब कुछ तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी मैं वो पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, गूगल क्लासरूम पे वो अपलोड कर दूंगा। बाकी जितना बाकी ये भी है कि आप लोगों को उसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इनकम देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किस हेड में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया सेक्शन 56(1) ऑफ द एक्ट states that every kind of income which is included in the total income under the Income Tax Act and which is not chargeable to income tax under section 56(2), the following incomes uh, shall be chargeable under the head other sources। कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड, अगर आप कोई शेयर ले रहे हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो, वहां पर आपको डिविडेंड मिलेगा, एक ईयरली बेसिस पे एक डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड, वो जो इनकम है आपकी वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेस में। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम्स, गैम्बलिंग और बेटिंग। ठीक है, गैम्बलिंग, बेटिंग या कार्ड गेम्स या हॉर्स जो रेसेस होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरीज, यहाँ से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो भी आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। Next, any sum received by assessee from his employees as a contribution to any provident fund, मतलब जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखो जब पहले मैंने बताया है कि अगर प्रोविडेंट फंड की बात करें यहाँ पर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर सपोज कोई एम्प्लॉयर है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय किसको देगा? वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो उस इनकम की बात कर रहे हैं, उस अमाउंट की बात कर रहे हैं। वो एक हिसाब से देखा जाए तो इनकम तो नहीं है एम्प्लॉयर की, मगर वो पैसे उसके पास आ रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा यहाँ पर। एनी सम रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और या प्रोविडेंट फंड जैसा कोई फंड, सुपर एनुएशन फंड or any fund set up under the Employees Insurance Act 1948 or any other fund for welfare of the employees provided it is not chargeable under the head business profit and gain of business profession। अगर बिजनेस प्रोफेशन में नहीं चार्जेबल है तो वो यहाँ पर चार्जेबल होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी आप लोग ये सुन लो, मुझे पता है ये चीजें अभी इतनी मतलब क्लियर नहीं होगी, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे ना तो एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस मैं एक बार बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये सारी चीजें क्लियर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगी। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर कोई सिक्योरिटी है जो जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है
वहां पर जैसे कि डिवेंचर्स है, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां से अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपका, अगर प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू असेसी and let on hire if income is not chargeable income tax under the business profession। ठीक है, अगर आप कोई मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर आपके पास है, उसको आप रेंट पर दे रहे हो, वहां पे से जो रेंट आ रहा है, जो इनकम हो रही है, वो अदर सोर्सेस में जाएगी। where an assessee lets on hire machinery, plant or furniture belonging to him and also building, and the letting of the buildings is इनसेपरेटेबल। मतलब आप जो भी, अगर सपोज आप हायर रेंट पर दे रहे हो प्लांट मशीनरी, लेकिन वो जो बिल्डिंग है उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपने बिल्डिंग भी दे दिया है रेंट पे, फर्नीचर भी दे दिया है, प्लांट मशीनरी सब कुछ दे दिया है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। Inseparable from the letting of the said machinery, plant or furniture, the income from such letting, if not chargeable to income tax under the head business, is chargeable under the head other sources। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो भी चीजें आपको उधर चार्जेबल नहीं है, चाहे मैं बिजनेस प्रोफेशन की बात करूं, चाहे मैं कैपिटल गेन की बात करूं, चाहे मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं या सैलरी की बात करूं, जो भी इनकम उधर चार्जेबल नहीं है, वो सारी इनकम चार्जेबल होगी अदर सोर्सेस, ठीक है। इवन इनलीगल कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर इनलीगल कोई बिजनेस है या कोई इनलीगल एक्टिविटी है, उधर से अगर किसी इंडिविजुअल को कोई इनकम हो रही है, तो वो चार्जेबल होगी अदर सोर्सेस, ठीक है, ठीक है। बिसाइड्स द above, there are some other income also which are chargeable under the head income from other sources। They are any fees or commission received by employee from a person other than his employer, ठीक है, कोई फीस या कमीशन अगर किसी एम्प्लॉय को मिल रही है, लेकिन अदर, लेकिन उसके एम्प्लॉयर से नहीं, किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है। और उसके बाद एनी एन्युटी रिसीव्ड अंडर अ विल, इट डज नॉट इंक्लूड इन सॉरी एनी एन्युटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब एन्युटी मतलब एक जो रेगुलर पेमेंट है वो मिल रहा है, लेकिन अदर देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर से नहीं। एम्प्लॉयर से अगर कोई मिलेगा ऐसा कुछ, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं है, जहां से एक रेगुलर इनकम आपको मिल रही है, एक एन्युटी की तरह आपको एक इनकम मिल रही है, एक रेगुलर इनकम मिल रही है, तो वो आपका अदर सोर्सेस में जाएगा, ठीक है। ऑल इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हर तरह का कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है। इनकम ऑफ टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग द होल और पार्ट ऑफ हाउस, अगर कोई टेनेंट है जो अपने, जो भी जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी हाउस प्रॉपर्टी जो भी है उस पर रह रहा है, और उसने अब उस हाउस प्रॉपर्टी का एक पार्ट उसने रेंट पर दे दिया है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा वो इनकम, ठीक है। क्योंकि वो, उसके पास उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, उसने क्या किया, हायर किया एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और उसका एक पार्ट उसने रेंट पर दे दिया। Remuneration received by non-professionals for doing examination work, एग्जाम्पल जैसे प्रोफेसर गेटिंग अ सच रेमुनरेशन, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई नॉन प्रोफेशनल कोई वर्क आप कर रहे हो, वहां पे जैसे एग्जामिनेशन ड्यूटी वगैरह जो हम लोग को करनी पड़ती है, तो वहां पर वो जो, वहां से जो इनकम हम लोग को हो रही है, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी। इनकम ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, डायरेक्टर्स फी, रेंट ऑफ लैंड नॉट अपार्टमेंट टू एनी बिल्डिंग, ठीक है। जैसे कोई लैंड की बात करें, वहां पर अगर उसको रेंट पर दिया गया है, बिल्डिंग नहीं है, केवल लैंड, तो वो अदर सोर्सेस। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां से जो इनकम हो रही है, ठीक है। इंडिया में तो वो एग्जेम्प्टेड है, अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है, मगर इंडिया के बाहर अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है।
अदर सोर्सेस में। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, ठीक है, income from leasehold property, income of other person included in the total income of assessee if assessee and his spouse are partners in the same firm. The share of income of spouse is included in the total income of assessee under the head income from other sources. अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन के में पार्टनर हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो जो है जो एक दूसरे मतलब जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम तो जो भी होगी वो इनकम जो भी जैसी जिस तरह से इनकम हो रही है उसकी इंडिविजुअल इनकम अपनी होगी, लेकिन जो स्पाउस की इनकम होगी वो अदर सोर्सेस में दिखाना होगा उनको, ठीक है, अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन है। इनकम रिसीव्ड, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। मुझे अब ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब करेंगे तो और आसान लगेगी। इनकम रिसीव्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, कंसिडरेशन ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज अगर कोई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। कैजुअल इनकम कोई है एक्सेस ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए से ज्यादा। सैलरी ऑफ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनको जो भी सैलरी मिल रही है, एमपी एमएलए, इनको जो भी सैलरी मिल रही है ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैमिली सॉरी फैमिली पेंशन हाँ, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो, ठीक है। अगर कोई फैमिली पेंशन, देखो पेंशन जैसे कि कोई एम्प्लॉय अगर उसको पेंशन मिल रहा है तो वो तो टैक्सेबल होगी उस इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। एक सेकंड में आता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, अगर कोई कोई एम्प्लॉय है जो आफ्टर रिटायरमेंट उसको पेंशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई अगर जो एम्प्लॉय का स्पाउस है या उसको अगर वो पेंशन मिल रही है, सपोज वो एम्प्लॉय है उसको पेंशन मिल रही है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद किसको, उसका जो भी कोई स्पाउस होगा उसको वो पेंशन मिलेगा, तो वो पेंशन उसके केस में टैक्सेबल होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। Income received by non-professionals in consideration of writing articles, journals, interest received on foreign securities, income from undisclosed sources, interest received by employee on his own contribution, ठीक है, ये भी हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो, ठीक है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट इन नेशनल एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम्स ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc। खैर ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। और भी एक ये लिस्ट बहुत, हाँ क्वेरी बताओ, थी। हाँ बताओ। तो आपने जो थर्ड पॉइंट में भी बताया था कि इनकम इंटरेस्ट रिसीव अदर देन सिक्योरिटीज, ये बताया था। फिर उसके बाद उससे पहले एक स्लाइड थी उसमें आपने बताया था कि इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ नॉट चार्जेबल अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस और प्रोफेशन। सर इसमें सिक्योरिटीज मतलब
समझ में नहीं आया सिक्योरिटीज का पार्ट। मतलब फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी बात करते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि जो डेट सिक्योरिटीज होती है वहां पर जैसे कि अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो वहां पे शेयर्स भी आ जाते हैं, डिवेंचर्स भी आते हैं, इक्विटी वाला पार्ट भी आ जाता है और डेट वाला भी आ जाता है। तो अगर डिविडेंड आपको इक्विटी वाले पार्ट में डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो डेट सिक्योरिटीज होती है उधर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मतलब कुल मिला के कहने का है कि आपको अगर कोई सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिल रहा है और वो आपका प्रॉफिट एंड गेन जो बिजनेस प्रोफेशन है उधर नहीं चार्जेबल है, तो यहाँ पर चार्जेबल होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे कि कहीं से कुछ भी कैसा भी इसके मतलब सिक्योरिटीज के अलावा अगर दूसरा कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपका इसमें वो पूरी तरीके से अदर सोर्सेस में इंक्लूड किया जाता है। आया समझ में? अभी कोई डाउट है? हाँ सर। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो बिजनेस प्रोफेशन में भी टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी इन सम केसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, शायद भूल गए तुम लोग। ठीक है, लेकिन अगर वो उधर टैक्सेबल नहीं है, इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस में। बाकी आपको अगर सपोज आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, उधर से इंटरेस्ट मिल रहा है। आवाज, ये वॉइस क्लियर नहीं है? अभी आज मैं कॉलेज में हूँ तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती सभी। है, कॉलेज में ये प्रॉब्लम तो रहती है। बल्कि अभी तो हम लोग यहाँ का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें अभी और क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगे। तो अभी एक एक इनकम को उठाते हैं, पहले उसको डिटेल में देखते हैं कि भाई गिफ्ट के केस में, हाँ गिफ्ट एक चीज रह गई शायद इसमें, यहाँ पे वो नहीं मेंशन है गिफ्ट। ठीक है, अगर आपको कोई मिल रहा है तो उस केस में आपको कितनी इनकम टैक्सेबल है, कितनी एग्जेम्प्टेड है, या फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसमें कितना एग्जम्पशन मिला हुआ है, कितना टैक्सेबल है, वो सारी चीजें अभी हम लोग पहले देखते हैं इंडिविजुअली। कुछ इनकम्स है उनको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखो इसको अगर क्लास पहले ही ओवर हो जाती है तो तुरंत आप लोग फिर गूगल क्लासरूम पर जाना, उधर मैंने अपलोड किया हुआ है। अभी तो मैंने असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने वो क्लास टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जैसे ही या तो फिर क्लास के खत्म होने से पहले मैं ही बोल दूंगा, अगर मान लो क्लास खत्म हो जाती है बोलने से पहले ही, तो आप लोग उधर जरूर उसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी गिफ्ट की बात करते हैं सबसे पहले। एक सेकेंड। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। Gift of sum of money and other valuable properties was used as a tool to convert black money into white money। ठीक है, पहले क्या होता था, लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, गिफ्ट कर देते थे। ठीक है, द फाइनेंस एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट वाइड सेक्शन 52 56 to 7 with effect from October 1st to 2009 to regulate the conversion of black money into white money via the medium of gifts।
Section 56 to 7 was applicable where where gifts were received by individual and HUF. तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडिविजुअल और HUF की केवल बात करेंगे, मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल्स. Gift received by any other person were still kept out of the ambit of income tax. To tax gift received by any person or on or after 1st April 2017, the Finance Act 2017 has introduced section 56 to 10 in place of section 56 to 7. तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया और एक नया एक्ट लेकर आए, एक नया सेक्शन लेके आए 56 टू 10. ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. अभी क्या है प्रोविजंस में वो देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दिया गिफ्ट को अंडर सेक्शन 56 टू 10. गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, मतलब अगर कैश की बात करें या चेक की बात करें, उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं. गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग. ठीक है, कोई हाउस प्रॉपर्टी, वो अगर गिफ्ट की जा रही है उस केस में क्या प्रोविजंस होंगे. गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे शेयर्स, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ठीक है, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी. इन फिर उसके बाद गिफ्ट ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वॉचेस, मोबाइल्स, कार, लैपटॉप एक्सेट्रा, इनका क्या है, नो टैक्स ट्रीटमेंट. तो इनका कुछ नहीं होता है. इन यहाँ पर कोई ये अगर आप वॉच, मोबाइल, कार, ये सारी चीजें गिफ्ट करते हो तो ये टैक्सेबल नहीं है. बाकी इधर जितने भी गिफ्ट है ये टैक्सेबल है. अगर आप कैश में दे रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो या शेयर्स, सिक्योरिटीज ये ट्रांसफर कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो किसी को, तो वो टैक्सेबल है. गिफ्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट under the head income from other sources in the manner provided under section 56 to 10. ये सारी चीजें, ये तीनों आपका टैक्सेबल पार्ट है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. बाकी ये जो आपका एक बचा हुआ है जो गिफ्ट ऑफ एनी, जो अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे वॉचेस, मोबाइल, कार, लैपटॉप, ये आपका टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, पहले पार्ट 1 पे जाते हैं. गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, अगर मैं कैश की बात करूं या किसी को चेक दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है या डिजिटली ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है. ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है. इफ अ पर्सन रिसीव एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप कोई भी पैसे आपको मिल रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ पे किए हुए. ठीक है, आपको वो अमाउंट मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन, आपको वो अमाउंट मिल रहा है. ठीक है, तो सच सम वुड बी टैक्सेबल एज फॉलोज. इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट्स received during the relevant previous year does not exceed 50,000 rupees, no tax treatment in the hands of recipient. ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब हो सकता है उसको उस प्रीवियस ईयर में कई गिफ्ट मिले हो. ठीक है, तो एग्रीगेट मतलब सभी की वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूं और उसकी वैल्यू अगर 50,000, 50,000 रुपीज से कम है, ठीक है, तो या 50,000 या उससे कम है, तो वो बिल्कुल भी टैक्स वहां पर टैक्सेबल नहीं होगा. वहां पे कोई आपको टैक्स ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, द सम ऑफ ऑल गिफ्ट रिसीव्ड वुड बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रेसिपिएंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सिंपल है. ठीक है, बस आपको ये देखना है 50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं. 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको वो टैक्सेबल होगा. 50,000 रुपए से कम है तो टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा. The limit of rupees 50,000 would apply to aggregate value of all gift received during the previous year, during the year, and not individually for each gift.
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ ₹45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2018-19। तो इनको गिफ्ट मिला, कितने वैल्यू थी? 45,000, 45,000 रुपीज उसकी वैल्यू थी उस गिफ्ट की। ठीक है, सिंस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 डज नॉट एक्सीड 50,000, द गिफ्ट of 45,000 is not taxable. ठीक है, next, Mr. A has 3 friends, Mr. B, Mr. C and Mr. D. All 3 ladies have gifted a sum of, अच्छा मिस्टर नहीं है, मिस है, मिस बी, मिस सी एंड मिस डी है। ठीक है, all 3 ladies have gifted a sum of ₹45,000 each to Mr. A during the 2018-19। तो इनको जो गिफ्ट मिला है वो 45,000, मतलब एक मिस सी, बी, सी, डी तीनों ने 45,000 इंडिविजुअली गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये 50,000 से कम है, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो वो 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, since aggregate value of gift received during the previous year 2018-19 exceed 50,000, the entire amount, ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा अमाउंट यानी कि 1,35,000 is will be taxable। ठीक है, मतलब कि 50,000 का मतलब ये नहीं कि 50,000 से जो ज्यादा अमाउंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1,35,000 इनको पूरा गिफ्ट मिला तो इसमें से आप 50,000, 50,000 जिस तरह इनकम फ्रॉम सैलरी में करते थे माइनस करोगे, उसके बाद वाला पार्ट जो है टैक्सेबल होगा। नहीं, अगर 50 से 50,000 से 51,000 भी हुआ तो पूरा पूरा अमाउंट वो टैक्सेबल। ठीक है, ओके। इसी तरह अच्छा अभी 5 ही मिनट बचा है। ठीक है, आप लोग ऐसा करो, मैं गूगल क्लासरूम पर असाइन कर रहा हूँ, आप लोग गूगल क्लासरूम लॉग इन कर लो। वहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा वैसे आपको लगेगा भी नहीं उधर करने में। और क्लास टेस्ट आप लोग उधर देख लो, उधर मैं उधर ही से मैं अटेंडेंस भी दे दूंगा। ठीक है, मैंने असाइन कर दिया है। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम ना, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी मुझे बता देना। अभी मैं, हाँ अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक सेकंड। हाँ अभी ठीक है, अभी आप लोग ओपन कर सकते हो। क्लास गूगल क्लासरूम है सर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं इधर भी लिंक शेयर कर देता हूँ। ये तो प्रॉब्लम होगी, गूगल क्लासरूम पे भी कर सकते हो, उधर मैंने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ बताओ।
सर विवेक यादव सर वो क्विज 1 का नंबर नहीं चढ़ा है सर पोर्टल पे। अच्छा, क्विज 2 वो चढ़ गया? टू का चढ़ गया है। यार मेरे पास लिस्ट आ नहीं रही है, जिन लोगों के मैंने जीरो किए मतलब फीस की वजह से, उनकी लिस्ट मैंने आज जाकर, मैं कॉलेज में हूँ, मैंने पूछा भी, अभी तक लिस्ट वो आई नहीं है। लिस्ट एक बार मुझे मिल जाए तो और मैं सब सब। सब्जेक्ट चढ़ गया है सर, और सब सब्जेक्ट में चढ़ गया है। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो बोल रखा है। अच्छा, मैं देखो फिर सर से। हाँ। और 2 में सर मैंने दिया था सर, लेकिन जो गूगल क्लासरूम में दिख रहा है नहीं दिया हूँ। अरे मार्क्स तो मिले है ना? यस सर। फिर क्या दिक्कत है? मेन वो है ना, गूगल क्लासरूम थोड़ी ना मेन है। गूगल क्लासरूम पे तुमने किया नहीं होगा ना, तुमने तुमने खुद नहीं किया होगा, मैंने, मेरी तरफ से नहीं है वो। वैसे वो तो उधर चेक होती नहीं है ना, कॉपी तो उधर ही चेक हो जाती है, मतलब आपका गूगल फॉर्म पे मार्क्स उधर ही मिल ओके, जाते 1 का देख लीजिएगा सर। हैं। हाँ, वन का आज मैंने बोला है। देखो अभी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो मैं कर दूंगा।